Good morning, dear students. Welcome to my channel. Now, today we will discuss about the intro of CBSE Civics Chapter 1. Intro. The chapter name is Power Sharing. Power Sharing Civics. Today we will discuss about what is the chapter is going to say. Through this chapter, it wanted to convince us how can a power to be shared. यदि हम इस चैप्टर के जरिए हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर को इक्वली शेयर करना कितना जरूरी होता है। जैसे हम अपने कंट्री इंडिया को कंपेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर हमारे यहाँ 3 एक्सपेक्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होता है जिसमें हम लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इलेक्ट करते हैं और हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा केंद्रीय सरकारों के को लेकर होती है और विधानसभा जो होती है वो आपको राज्य स्तर पर सरकार कार्य करती है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो नौकरशाह होते हैं जो जिसमें डीएम, एसपी और ऑल गवर्नमेंट स्टाफ आते हैं। जुडिशियरी जो होती है वो वॉच बॉडी होती है जो इस दोनों के कार्यों को वॉच करती है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम संविधान सम्मत है या नहीं, और यदि वो संविधान सम्मत नहीं है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाती है कि व्हाट शुड बी डू। इस तरह हम भारत के पावर शेयरिंग को समझते हैं और भारत में 3 लेयर ऑफ पावर शेयरिंग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। ये चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ अपर टू लोअर लेवल पर पावर शेयरिंग होता है। इस चैप्टर में मुख्यतः 2 देशों की तुलना की गई है, 2 देशों की चर्चा की गई है, अर्थात किस प्रकार जब वहां उन दोनों देशों को आजादी मिली तो उन्होंने अपने पावर को किस प्रकार डिवाइड किया और पावर को किस प्रकार शेयर किया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूरोप के एक कंट्री बेल्जियम की। बेल्जियम जो है वो यूरोपियन कंट्री है और इसकी आबादी जो है हरियाणा से भी कम है। उसकी आबादी लोअर देन हरियाणा और इसकी कैपिटल जो है वो ब्रसेल इसकी कैपिटल थी। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 2 सेक्शन पॉपुलेशन थी। एक पॉपुलेशन था जिसमें डच हुआ करते थे और एक पॉपुलेशन में फ्रेंच हुआ करते थे। ध्यान से समझेंगे पूरा चैप्टर का कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या कहा गया है। डच स्पीकर जो लोग थे उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरे कंट्री में 59% थी। पूरे कंट्री में 59% डच स्पीकर लोग थे और फ्रेंच स्पीकर लोग 40% हैं। पूरे कंट्री की पॉपुलेशन की बात हो रही है। पूरे कंट्री में 59 अर्थात डच स्पीकर जो लोग थे वो मेजोरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकर लोग वो माइनॉरिटी में थे। तो डच जो लोग मेजोरिटी में हैं वो लोग रिलेटिवली पुअर थे और इनको कोई प्रिविलेज नहीं था, और जबकि जो लोग माइनॉरिटी में थे जिनकी आबादी ओनली 40% थी वो उनके पास अपनी ऑन प्रॉपर्टी थी और वे लोग स्पेशल प्रिविलेज को एंजॉय करते थे और कंट्री की जितनी भी रिसोर्सेस हैं उन अधिकतर रिसोर्सेस पर इनका अधिपत्य था। जबकि जो मेजोरिटी में लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं थी। इसलिए यही मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही हुआ कि जिनकी आबादी कम है उनको अधिकार ज्यादा है और जिनकी आबादी ज्यादा है उनको अधिकार कम है। इस प्रकार ये मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उन दो सेक्शंस के बीच में हुआ। तो जब यह कंट्री आजाद होता है तो इसने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाती है लोगों में एक रूपता लाने के लिए। तो ये सबसे पहले हम समझेंगे कि पूरे बेल्जियम में ये आबादी थी, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं ब्रसेल उसके कैपिटल की तो जो पॉपुलेशन पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, जो पॉपुलेशन ध्यान से समझेंगे, जो पॉपुलेशन पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है वो पॉपुलेशन ब्रसेल
बेल्जियम की कैपिटल में वो अपोजिट पॉपुलेशन होता है, अर्थात जो पॉपुलेशन पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है वो पॉपुलेशन कैपिटल में मेजोरिटी में है, और जो पॉपुलेशन पूरे कंट्री में मेजोरिटी में है वो पॉपुलेशन ब्रसेल में माइनॉरिटी में है। अर्थात देश के अधिक रिसोर्सेज पर इनका कब्जा था और यही मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच। इनको कोई प्रिविलेज नहीं था, अर्थात दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, विवाद होने लगता है, और उस विवाद के कारण बेल्जियम टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बेल्जियम डिस्टर्ब हो जाता है तो उस समय वहां के कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मेट किया करते थे, अमेंडमेंट किया करते थे और सरकार को रन किया करते थे, उन्होंने सोचा कि यदि ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चला तो हमारा कंट्री बहुत पीछे चला जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने संविधान में बदलाव लाना शुरू किया, और संविधान में बदलाव लाया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंडमेंट किया इक्वल रिलेटिवली आपको राइट देने के लिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जिस क्षेत्र में जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था, जिस क्षेत्र में जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया, और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट से राइट को लेकर कम्युनिटी गवर्नमेंट को दी गई, ताकि लोगों में एक रूपता बनी रहे और लोग ये समझें कि हमारे भी अधिकारों की रक्षा सरकार कर रही है। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया, और उसके बाद से अपने इम्प्लीमेंट लॉ पास फॉर द सपोर्ट टू बोथ ऑफ द सेक्शन, और ऐसे लॉ बनाए जिससे कि जो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर होता जाए, अर्थात उनमें जो विवाद का कारण है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था लगातार। सारे लोग संविधान निर्माता इस बात में लगे थे कि किस प्रकार इन दोनों का जो मैटर है उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए, और सभी लोग एक दूसरे से एक रूपता की भावना आए, अर्थात किसी को ये फील ना हो कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, राइट को सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे लाकर आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया, और सबको इक्वल राइट दिया जाने लगा, और जिनका रिप्रेजेंटेशन जिस क्षेत्र में ज्यादा है उस क्षेत्र में उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, और जिनकी आबादी जिस क्षेत्र में कम है उनको आबादी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, जिससे कि दोनों के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी हो रही थी वो धीरे धीरे टूटने लगी, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, और उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से अपने पावर को शेयर किया कि सभी लोग अपने अपने राइट को एंजॉय करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट दूर होने लगी, और लोग अपने कंट्री में एक रूपता की भावना आने लगी कि वी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन, एंड दिस इज द कंट्री वेयर वी हैव टेकन बर्थ, एंड द कंट्रीज गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई पर्सनल राइट, एंड इफ वी आर थिंकिंग अबाउट the amendments of the constitutions, they have made several amendments to provide a special security and a special privilege to each and every sections, and the special privilege which has been given to the French section totally had been thrown out, and the right has been transferred to the Dutch, and whether the French people doesn't feel so guilty, that's why the rights have also been given to the French where their representation is more than Dutch. इस प्रकार आप समझ लिए होंगे कि दोनों सेक्शनों में किस प्रकार उसने अपने यहाँ कितने बेहतरीन ढंग से पावर को शेयर किया कि मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही दूर हो गया, और वह तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर होता गया, और बहुत ही जल्दी उसने अपने कंट्री को डेवलप किया। इस प्रकार ये आप बेल्जियम की चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं श्रीलंका की। वो भी लगभग आपको बेल्जियम के साथ ही अपना इंडिपेंडेंस को गेन किया है। इसकी भी प्रॉब्लम्स लगभग सेम थी। यहाँ क्या था, दो कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। एक कम्युनिटी को सिंघाला कम्युनिटी कहा जाता था और दूसरे कम्युनिटी को तमिल कम्युनिटी कहा जाता था। तमिलों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहां ज्यादा था, और सॉरी सिंघाला का रिप्रेजेंटेशन वहां ज्यादा था और तमिलों का रिप्रेजेंटेशन कम था। अर्थात सिंघाला मेजोरिटी में थे और तमिल जो है माइनॉरिटी में थे। तो तमिलों में आपको लोकल तमिल हुआ करते थे
उसके अलावा इंडियन हिंदू, मुस्लिम और 7% क्रिश्चियन थे। और उसके अलावा सिंघाला में मेजोरिटी के लोग बौद्ध रिलीजन से बिलोंग्स किया करते थे। तो इसके यहां भी एक माइनॉरिटी और मेजोरिटी सेक्शन में मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। सिंघाला जो कम्युनिटी के लोग थे वो तमिलों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा करते थे। वो ऐसा मानते थे कि तमिल जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं है, इसलिए इनको राइट नहीं मिलना चाहिए। और जब यहाँ पर गवर्नमेंट बनी तो जाहिर सी बात है कि जिसकी मेजोरिटी में आबादी थी उन्होंने अपने गवर्नमेंट को चूज किया, और जो शासक चुना गया वो भी सिंघाला कम्युनिटी से ही बिलोंग करता था। और उसने जब वो शासन में आया तो उसने एक शैली को एडॉप्ट किया, और वो एडॉप्टेशन था मेजोरिटिज्म। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मेजोरिटिज्म होता क्या है। मेजोरिटिज्म शासन की वह पद्धति है जिसमें ऐसा माना जाता है कि देश के सर्वाधिक रिसोर्सेस पर केवल मेजोरिटी सेक्शंस का ही राइट है, अर्थात माइनॉरिटी सेक्शंस के राइट को बॉयकॉट करते हैं और माइनॉरिटी सेक्शंस को कुछ राइट नहीं दिया जाता है और अधिकतर राइट मेजोरिटी सेक्शंस को दिया जाता है। दिस सिस्टम इज नोन एज मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म इज अ प्रोसेस वेयर होल द राइट हैज बीन ओनली प्रोवाइडेड टू द मेजोरिटी ऑफ द पीपुल एंड द राइट ऑफ माइनॉरिटी विल नॉट सर्व। तो श्रीलंका के शासकों ने क्या किया कि वहां पर मेजोरिटिज्म एडॉप्ट किया। जब मेजोरिटिज्म एडॉप्ट किया तो वहां पर हो गया कि सरकारी संस्थाओं में नौकरी केवल सिंघलियों को मिलेगी, सिंघाला कम्युनिटी को मिलेगी। अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला केवल सिंघाला कम्युनिटीज को मिलेगी, और सरकारी नौकरियों में भी रिप्रेजेंटेशन केवल सिंघाला कम्युनिटी को मिलेगी। और जितने भी प्रिविलेज अर्थात वोट देने का अधिकार भी सिंघाला कम्युनिटी को ही होगा, जबकि तमिलों के अधिकारों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो इस प्रकार तमिल जो है वो काफी अपने आप को हीन भावना से देखा जाने लगा उन्हें, और वो ये फील करने लगे कि हो ना हो हमारे राइट का वायलेशन हो रहा है और हमें वो राइट नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलनी चाहिए। और एक्चुअल उनके राइट का वायलेशन हो रहा था। तो उन्होंने गवर्नमेंट से ये डिमांड किया कि हमारी भी राइट्स को प्रोवाइड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके डिमांड को खारिज कर दिया। और पुनः तब तमिलों ने यह डिमांड रखा कि यदि हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, हमें कोई राइट ही नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ना हमें एक अलग देश दे दिया जाए। इसके लिए आप नाम सुने होंगे, एक संस्था थी LTTE। ये एक संस्था थी जो तमिलों के लिए एक अलग स्टेट की डिमांड कर रही थी कि हम तमिलों को एक अलग स्टेट दे दो ताकि हम अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। और इस संस्था का प्रमुख जो था वो प्रभाकरण था। इस संस्था का पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और आपको पता होगा कि इसी संस्था ने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या की थी, और उसके आरोपी आज भी जेल में बंद है। और इसका पूरा नाम हो गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और इस संस्था ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब तमिलों पर अत्याचार हो रहा था तो उस अत्याचार को रोकने के बजाय राजीव गांधी ने अपने सेना को भेजकर तमिलों पर अत्याचार बढ़ाया, जिसके कारण उसमें इंडियन गवर्नमेंट के प्रति रोष की भावना आई थी। क्योंकि इन पर ऑलरेडी आपको वहां की गवर्नमेंट अत्याचार कर रही थी, और उसके साथ जब इन्होंने अपने सेना भेजा तो वो भी इनके अगेंस्ट में ही काम किया, इसलिए इन्होंने इसकी हत्या की साजिश रची। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका ने अपने आप किस प्रकार पावर को डिवाइड किया, कितने बेहतरीन ढंग से बेल्जियम ने अपने आप पावर को डिवाइड किया। अब देखिए, तो जब ये पोजीशन आ गई कि इनके राइट को वायलेट किया गया, तो तमिल जो है, तमिल और सिंगलियों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया। और ये सारे विवाद एक साथ मिलकर श्रीलंका को सिविल वार में ले आए, जिससे कि श्रीलंका आपको 16 इयर्स तक टोटली डिस्टर्ब रहा। और जब देश आजाद हुआ था तो श्रीलंका जो था वो बेल्जियम से बहुत रिच था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन मेड हुआ तो बेल्जियम हैज बिकेम 16 टाइम मोर डेवलप्ड देन श्रीलंका।
मात्र इन 16 वर्षों में बेल्जियम श्रीलंका से बहुत आगे चला गया और श्रीलंका अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने वो जो दकियानुसी सोच थी उस सोच के कारण पीछे हो गया। और आज भी सिंहलियों आज भी वहां पर तमिल अपने राइट के लिए लड़ते हैं और आज भी उन्हें वो राइट नहीं मिल पाया है, हालांकि धीरे धीरे उनको राइट दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर का कंक्लूजन यही था। सबसे पहले आप इसको देखें और बेल आइकन्स को जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।